बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कनाडा में मुकीम ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ देख रहे हैं प्राइम कनाडा टीवी और मैं हूं इंजीनियर काजी नोमान मुजाहिद अपने प्रोग्राम रीबिल्ड नेशन के साथ। नाजरीन, जैसा कि आजकल बहुत ज़्यादा ज़िक्र में आता है सी पैक के हवाले से कि सी पैक जो है वो एक ऐसी शाहराह बनने जा रही है, एक ऐसा रास्ता बनने जा रहा है जो कि पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। कुछ लोग इसमें बताते हैं कि इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट्स इतने नहीं हैं जितने इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं। तो आज हमने सोचा कि आज हम इस हवाले से बात करें क्योंकि इसका मईशत पे क्या असर होगा। तो आज हमने बहुत ही अपने मोहतरम मेहमान हमने आज यहाँ बुलाए हैं जो कि मैं कहूँगा कि जो सी पैक का ख्वाब जिन्होंने देखा, जो उसका पूरी एक फॉर्मेशन है वो जिन्होंने बनाया, आज माशाल्लाह से वो हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। मैं अपने प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ डॉक्टर अतहर अहमद साहब को, जो कि निशान इम्तियाज़ सिविल, जो कि सिविल का सबसे बड़ा एजाज़ है माशाल्लाह उनको मिला हुआ है। इसके अलावा दर्स व तदरीस से भी बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ रहा है, पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं। और मैं मतलब वही वाली बात है कि मैं तारीफ़ करूँगा तो सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। सर, अपने प्रोग्राम में आपको वेलकम करते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। मैं खुशनसीबी समझता हूँ कि आज मुझे आपके साथ मौका मिला है और आई एम ऑनर्ड। ये बड़ी अच्छा मुझे अपॉर्चुनिटी मिली है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी से मैं मुखातिब हूँ और उनको बताऊँ मैं कि ये दरअसल है क्या। बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे प्रोग्राम की थीम यही है कि हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के हवाले से जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और उसमें क्या सच है क्या गलत है हम उसको शायद वेरीफाई भी नहीं करते और हम बस उसको उस पर अंधा एतमाद कर लेते हैं। तो हमारे प्रोग्राम में हम ऐसे लोगों को लाते हैं जो वो हक़ाइक़ सामने ला सकें, जिससे पाकिस्तान का एक्चुअल जो एक एक्चुअल इमेज है पाकिस्तान की वो सामने आ सके। जैसा कि आपसे आज जो मेरी जो डिस्कशन हुई है, अभी हम इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे तो नाज़रीन आपको पता लगेगा कि क्या माइंडसेट्स हमारे पास मौजूद हैं और क्या कुछ हम कर सकते हैं, लेकिन शायद कर नहीं सके, करवाया नहीं गया, मौका नहीं दिया गया, पीछे हटा दिया गया। तो मज़ीद तातुल के बगैर अतहर अहमद साहब, मैं चाहूँगा कि पहले थोड़ा सा आप इंसाइट्स शेयर करें कि जो आपके पास पूरा एक्सपीरियंस एक्सपर्टीज़ है जो भी हम डिस्कस कर रहे थे। मैं चाहूँगा कि आप अपनी ज़बानी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में। देखिए, एक्सपर्टीज़ मैं बहुत मामूली इंसान हूँ और अदना तालिब इल्म हूँ, मैं तो ये कहूँगा ये सबसे बड़ी लेकिन बस सिर्फ ये है कि मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ तालीम का। आई एम वेरी मच एजुकेशन लवर। तो जितना इसमें ये वो समंदर है इतना गहरा कि जितना आप इसमें डूबेंगे तो उतनी गहराई पता चलेगी, नो डाउट। तो अब अगर देखा जाए तो मेरा जो एकेडमिक बैकग्राउंड है ये मार्केटिंग से रिलेटेड है। ठीक है। आई हैव डन माय डॉक्टरेट इन ग्लोबल मार्केटिंग। तो अब ये जो मेरी ग्लोबल मार्केटिंग का जो एजुकेशन है तो उसमें ये मेरा बैकग्राउंड है और इस पे मैंने काम किया है। और ये तो मैं अल्लाह की तरफ से एक आमद ही समझूंगा कि मेरी इतनी कोशिश नहीं थी, लेकिन जो मुझे मौके मिलते गए तालीम की, मैंने इतनी कोशिश नहीं की लेकिन मुझे मौके अल्लाह ताला की तरफ से आते गए कि तालीम हासिल कर लूँ। वरना मुझे तो वो वक्त याद है अच्छी तरह से कि मेरी ग्रेजुएशन के बाद मैंने कहा था कि बस अब ख़त्म है, आगे पढ़ना नहीं है। लेकिन वो मौका ऐसा मिला कि मास्टर्स कर लिया। मास्टर्स करने के बाद फिर हम नौकरी पे आ गए कि भाई अब तो ठीक है मास्टर्स कर लिया और क्या करें। तो उसके बाद पीएचडी का मौका मिल गया। तो बस वही वाली बात है कि अल्लाह ताला ने जब कोई काम करना होता है तो फिर वो वसीले ऐसे भेजता है आपके पास कि आपके काम वो हो जाते हैं। तो हर चीज़ में जाने वाला है। बेशक, जैसा कि हुक्म भी है इस्लाम में कि तालीम हासिल करो मिनल महद इलल लहद, वो से लेकर कब्र तक, तो नो डाउट। और जब नीयत साफ होती है, जब डेडिकेशन होती है और जब मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला खुद ही रास्ते निकालता है। सबसे बड़ा मेरा एक ऑब्जेक्टिव ये है कि देखिए हमारे पास एजुकेशन के लिए जो है ना, हमारे पास जो चीज़ का बड़ा गलत कॉन्सेप्ट है ना, एजुकेशन का ताल्लुक किसी भी सूरत में जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से नहीं है। मैं हर वो काम कर सकता हूँ, या कोई एक लड़की है तो वो हर वो काम कर सकती है जो मैं कर रहा हूँ। एग्री। हम तो एजुकेशन की बात कर रहे हैं ना। ठीक है। तो बस, तो हमारे पास ये छोड़ दीजिए कि एजुकेशन क्या है, पढ़ा लिखा दिमाग,
पढ़ा लिखा दिमाग के लिए कोई लड़का होना या लड़की होना की कोई कंडीशन नहीं है। एग्री। तो जिसमें पढ़ा लिखा दिमाग है वो तालीम याफ्ता है। अब वो छोड़ दो के बाद में उसकी बात करने की जरूरत नहीं है कि भाई वो लड़का है या लड़की है। बिल्कुल ठीक है। बड़ी बड़ी खवातीन ने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए। आप तालीम तो दें, आप तजुर्बा तो दें, फिर देखें आप। वो तो जो मुहावरा है ना कि सितारे तोड़ कर ले आए हैं आसमानों से। बिल्कुल ठीक। तो बस सिर्फ हम यही है कि यस, मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी ऑफ खवातीन ऐसी हैं जो कुछ नहीं कर सकती, इसलिए कि उनको तालीम नहीं दी। क्या करना है? अरे भाई क्या करना है, क्या मतलब है? दुनिया चलानी है। जेंडर से इसको क्यों जोड़ते हैं हम? जेंडर से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर हम जो जेंडर से जोड़ते हैं तो इसका मतलब है हम आधे से ज़्यादा पाकिस्तान को धकेल रहे हैं कि घर के अंदर बैठे रहो। तो भाई क्योंकि माशाल्लाह आप अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो इसका मतलब है 50 रुपये पे गुजारा कीजिए, 100 रुपये नहीं कमाइए आप। तो भाई क्यों नहीं हम खवातीन को सिर्फ पैसे कमाना छोड़ दीजिए आप, क्यों नहीं उनके दिमाग से, उनकी सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं। आप तालीम दें और तजुर्बा दें, ये चीज़ चाहिए, बाकी जेंडर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब हम बगैर किसी तवक्कुफ के हम आगे बढ़ते हैं। सर ये CPAC जो है वो एक दोनों तरह की बातें आती हैं कि पाकिस्तान के लिए पॉजिटिव है, पाकिस्तान के लिए नेगेटिव है। आपने ये ख्वाब देखा, आपने, मैं कहता हूँ ये फॉर्मेशन आपने इसकी बनाई, ये CPAC है क्या? अच्छा, सबसे पहले इस बात का जवाब देने से पहले तो मैं ये क्लेरिफाई कर दूँ कि गो के मैं इस उम्र को पहुंच चुका हूं, लेकिन CPAC का ख्वाब जो है ना, ये मतलब बहुत पहले की बात है, इवन कि मेरी पैदाइश से पहले की बात है। अच्छा। इस उम्र में तो, लेकिन अब बात ये है कि अब हाँ, इसको स्पीड अप करने में और इसको एग्जीक्यूशन में यस मेरा हाथ है, अल्हम्दुलिल्लाह हाथ है। और ये जो है वो सिलसिला जो शुरू हुआ था, मुझे याद है आई वॉज कॉल्ड इन Islamabad with higher ups. I don't need to name those persons with whom I met. 2 अक्टूबर 2019 को ये बैठक हुई थी बड़ों की, जिसमें मुझे जैसे मामूली शख्स को भी बुला लिया गया था, और उस मीटिंग में डिसाइड किया था ये फॉर्मेशन ऑफ CPAC अथॉरिटी की। और CPAC अथॉरिटी के लिए मैं समझता हूँ एक कॉमन पाकिस्तानी, मेरे कोई ज़ातियात या कोई ज़ाती पहचान या नहीं है, कि जो CPAC अथॉरिटी का जो चेयरमैन बना है, कि यूँ समझ लें कि ये एक अल्लाह की तरफ से हमारे लिए मदद है कि ऐसे शख्स को बनाया है जो, जिसे कहते हैं ना, मर्द का बच्चा काम करके छोड़ेगा वो, उस काम करने के लिए इसे चाहे ज़मीन पे लौटना पड़े, चाहे इसे सदर बन के बैठना पड़े, काम का ये डिलीवर करके दे देगा आपको हाथ में। मेरा मतलब है कि जाहिर है जनरल आसिम सलीम बाजवा की मैं बात कर रहा हूँ। तो CPAC जो है, इसमें मैं कहता हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट रोल मीडिया का है, इसलिए कि हमारे पास ये ना, मतलब बड़ी माजरत के साथ मुझे ये बोलते हुए भी शर्म आ रही है कि लोगों को जो सुन लिया वो बोल दिया, अपना एनालिसिस किसी का कुछ नहीं है, और जो चीज़ आसान है वो बोल दी। कहते हैं ना कि पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल होता है, उतरना आसान होता है। तो बुराई फैलती तेज़ी से, नेकी फैलती मुश्किल से। तो हम जो CPAC के फ़वाइद हैं, फ़वाइद लोगों को कम पहुंच रहे हैं, और जो उसके मुमकिन नुकसानात का जो बताया जाता है ना, मैं भी कहता हूं कि हाँ नुकसान होगा, लेकिन नुकसान कब होगा? अगर हम ये नहीं करेंगे तो भाई, तो आप क्यों नुकसान को दावत दे रहे हो? आप दावत नहीं दो, आप पॉजिटिव चीज़ें करो। तो हमारे पास ओवरऑल हमारी नेशन को सबसे पहले पॉजिटिव थिंकर होना चाहिए। हम तो सबसे पहले ये सोचते हैं ऐसे नहीं होगा, अरे ये तबाह हो जाएगा, अरे छोड़ो ये करेंगे तो ये हो जाएगा। मतलब जब आपने पहले कसम खाई भी है कि पाकिस्तान को तो तबाही हो जाना है, तो फिर आओ बिस्मिल्लाह करो तबाह। आए क्यों थे छोड़कर यहाँ पर? जब आ गए और घर बना लिया ना, अब घर को चलाना और मजबूत करना ये हमारी आपकी जिम्मेदारी है। वेरी नाइस अप्रोच। तो सर जैसे आपने कहा, मैं चाहूँगा कि आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए हम अपने इस प्रोग्राम के थ्रू ना सिर्फ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, बल्कि जो पाकिस्तान में भी हमारे लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं, तो उनको हम वो इंसाइट्स शेयर करें। तो वो फ़वाइद मैं चाहूँगा सबसे पहले कि पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हैं। देखें, पाकिस्तान को फ़वाइद, थोड़ा सा इसका तवील जवाब है, आप बर्दाश्त कीजिए। कि फ़वाइद पाकिस्तान को ये हैं, सबसे पहले फ़वाइद आप चाइना को देखें, उसके बाद मैं पाकिस्तान पे आऊँगा। ठीक है। चाइना बहुत बड़ा मुल्क है,
दुनिया भर को सामान भेजता है और दुनिया भर से सामान चाइना पे जाता है, तो तिजारत चाइना की बहुत ज़्यादा है। तो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान का जो साउदर्न पोर्शन है, कराची, गवादर, तो ये लगता है अरेबियन सी पर। बिल्कुल ठीक। तो अरेबियन सी जो इतना बड़ा है, तो हमारी आधी दुनिया वेस्टर्न साइड पे, आधी दुनिया ईस्टर्न साइड पर। तो चाइना में हम जो इतना बड़ा मुल्क है, चाइना का पोर्ट जो है वो है ईस्टर्न साइड पर चाइना की, और चाइना का मेजर इंडस्ट्रियल लोकेशंस जो हैं वो वेस्टर्न चाइना में हैं। वेस्टर्न चाइना में कोई पोर्ट नहीं है, और वेस्टर्न चाइना में जो इंडस्ट्रियल एरिया है वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरिया से मिलता है। तो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ का डिस्टेंस यहाँ से 3000 किलोमीटर का है, हमारे गवादर और कराची से। तो अब जो से यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, साउथ अमेरिका से जो सामान आता है, जो शिप आता है, तो वो जो है सुएज कैनाल के रास्ते आता है, और वो जब अरेबियन सी में एंटर होता है तो यहाँ से ऊपर गवादर है। तो ये मुझे समझ लें कि यहाँ से 1000 से भी कम नॉटिकल माइल्स पे गवादर है। यहाँ से चाइना जाने के लिए फिर इतना घूम के जाना पड़ता है और ऊपर जाना पड़ता है। तो यहाँ से चाइना का डिस्टेंस 18,000 मील है। तो 18,000 मील और यहाँ से ऊपर आ जाएं तो 1,000 मील, तो आपके 17,000 मील का सफ़र बच गया। जब इतना आपका सफ़र बचा तो जहाज़ की स्पीड क्या होती है? जो अच्छे बड़े कार्गो जहाज़ होते हैं ना, मॉडर्न, मैक्सिमम 30 नॉटिकल माइल्स पर आवर होती है। तो नॉटिकल माइल्स का मतलब है कि एक दिन में 1,000 होगा, तो 18,000 मील का फासला 18 दिन में होगा। तो इसका मतलब है कि 18 दिन का सफ़र तो आपका हमने कम कर दिया सी पैक के ज़रिए। अच्छा, 18,000 मील के अलावा 18,000 दिन लगे। 18 दिन के बाद जब चाइना के पोर्ट पर सामान पहुंचता है, वहां से सामान को इसके इंडस्ट्रियल सिटी तक लाने में 6 दिन का ट्रैवल है, 6 दिन का। तो 18 दिन ये, 6 दिन ये, 24 दिन आपके। तो 24 दिन ये 18,000 मील और 6,000 मील, 24,000 मील, 24 दिन। तो 24 दिन बचा दिए, 24,000 मील का सफ़र बचा दिया। तो यहाँ से हमने ऊपर पहुँचा दिया और 3,000 मील के फासले पे चाइना आ गया। तो 3,000 मील हमने जब का कर दिया तो भाई ये 3,000 मील 3 दिन में हो जाते हैं, वो 6,000 मील 6 दिन में होते हैं। तो कम ड्यूरेशन में, तो कम ड्यूरेशन का मतलब है कि कम पैसों में। बिल्कुल ठीक है। तो ये जब इतना डिस्टेंस बच गया, इतना टाइम बच गया, इतने पैसे बच गए, और फिर पैसे ज़्यादा खर्च इस तरह से होते हैं कि वो जो चाइना का जो रास्ता है, तो दरमियान में एक है आबनाए मलाका, स्टेट ऑफ मलाका। तो वो मलाका में कुछ ज़रा इंटरनेशनल पॉलिटिकल कुछ प्रेशर्स हैं, कुछ पायरेट्स हैं वहाँ पर, और वहाँ पे समंदर जो है वो इतना डीप नहीं है, शैलो है। ठीक है। तो बड़े वेसल्स नहीं जा सकते। ठीक है। तो बड़े वेसल्स देखें, आजकल जो है ना बड़े वेसल्स का दौर है कि 5,000 कंटेनर उसमें लादे जाते हैं। तो जब जितना वज़न लाद कर जब जहाज़ आता है तो वो पानी के नीचे भी इतना ही रहता है, वो डेप्थ इतनी है नहीं वहाँ पर। तो वहाँ से जब वो गुज़रता है तो पहली बात तो ये है कि एक शिप की जगह 3 शिप में सामान जाना पड़ता है। तो भाई 3 शिप में जाएगा तो 3 खर्चे होंगे। बिल्कुल ठीक है। एक का होगा तो एक खर्चा होगा। तो आप यूँ लगा लीजिए कि 100 रुपये को अगर आप डिवाइड कर दीजिए तो ये 33 रुपये हो गए। तो आप 66 रुपीज़ एडिशनल खर्च कर रहे हैं इसके लिए। फिर यहाँ पे इंश्योरेंस के प्रीमियम ज़्यादा होता है, इंश्योरेंस का प्रीमियम ज़्यादा होता है। तो जब ड्यूटी होती है ना किसी भी सामान की, तो ड्यूटी आपने सुना है कि ये C&F ड्यूटी कहलाती है, कॉस्ट एंड फ्रेट। कॉस्ट तो उसकी इतनी ही है, लेकिन फ्रेट बढ़ जाता है तो उसके परसेंटेज लगती है ड्यूटी, तो वहाँ पर उसकी ड्यूटी भी बढ़ जाती है। तो उसकी जगह ये गवादर पे आप सामान लेकर आ जाते हैं तो यहाँ से सड़क के रास्ते 3 दिन में ऊपर पहुँच जाता है। तो 24,000 मील की जगह आप 21,000 मील चल। ये तमाम फ़वाइद तो चाइना के हो गए कि उसका ड्यूरेशन कम हो गया, उसकी कॉस्ट बच गई, उसके बावजूद भी उसकी चीज़ें इतनी कॉस्ट इफेक्टिव हैं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पजीराई उसको मिल रही है जी। तो अगर ये जो 24 दिन आपने बताए, अगर ये कम होने के बाद तो शायद वो बाय 1 गेट 1 फ्री की ऑफर शुरू कर देंगे।
देखिए, चले ठीक है, आपकी बात मैं मानता हूँ, बिल्कुल सही हो सकती है। बात हमको ये देखना है कि उन्होंने जो कुछ भी किया हम अपनी बेहतरी के लिए सीपैक को किस तरह से एग्जैक्टली जी। देखिए, कोई भी चीज, पानी आपकी जिंदगी के लिए कितना जरूरी है, इसके बगैर आप जिंदा नहीं रह सकते। लेकिन अगर आपको बिठा के ये पानी पियो, इसके बाद दूसरा पियो, इसके बाद तीसरा पियो, इसके बाद चौथा पियो, तो इकोनॉमिक्स में जो कहते हैं ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, वो होगा। फिर एक के बाद कहेंगे अल्लाह माफ करे, हटाओ पानी मेरे सामने से, तो यही पानी आपको नुकसान देगा। तो बात यही है कि सीपैक से फ़ायदा आप उठाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, अगर नहीं उठाएंगे तो यही सीपैक आपको ले डूबेगा। ठीक है, तो अब आपका काम है कि इससे फ़ायदा उठाएं आप। तो अब आप ये कह रहे हैं कि चाइना का वो करेगा, वो करे, हम क्या कर सकते हैं कि हमारी बेहतरी हो। एग्री। ठीक है ना। तो अब अगर इसकी बेहतरी के लिए अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे पहली बात यह है कि चाइना ने ये कहा, ये क्या, अब ना तो आप ना तो मैं बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के माहिर नहीं है, ना तो आप ना तो मैं कोई क़ानून के, बैनुल-अक़वामी क़ानून के माहिर नहीं है। लेकिन एक चीज़ कॉमन तो चीज़ समझ आती है ना कि ये चाइना के लिए कितना फ़ायदेमंद है। ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद है। अल्लाह सबको तरक्की दे, सबको अच्छे मौके दे। हमारी तो दुआएं सारी दुनिया के साथ है, हमारी तो दुआएं हमारे दुश्मनों के साथ भी हैं कि अल्लाह उनको भी राह रास्ते पे लाए। आमीन। लेकिन अब बात सिर्फ ये है कि अब हमको ये सोचना है कि हमने किस तरह से अपने लिए बेनिफिशरी और मोनेटाइजेशन करनी है इसकी। तो बात ये है, चाइना ने बना लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। तो अब वो जो एग्रीमेंट्स किए, मैं इस पर बात नहीं करूँगा, इसलिए कि सेंसिटिव इशू है इंटरनेशनल रिलेशंस का। ठीक है, जो गलतियाँ की हैं और जो इसमें करप्शन किया है हुकूमत देख रही है, और रिलेवेंट एक्सपर्टीज़ के जो लोग हैं वो देख रहे हैं। हमारी एक्सपर्टीज़ मार्केटिंग की है, तो हम एग्रीमेंट्स को रीडू करने की बात नहीं कर रहे, ठीक है ना। तो हम कोई लीगल ड्राफ्टिंग नहीं दे रहे, हम बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात के मशवरे नहीं दे रहे। हम ये कह रहे हैं कि ये फैसिलिटी को आप इस्तेमाल करो। अब अगर पाकिस्तान के नॉर्थ में जाएं तो भाई सेंट्रल एशियन स्टेट्स के 6 ममालिक हैं। हम आज तक जो सुनते चले आए अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड, तो अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड से पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान कितना मुल्क है भाई, चाइना का और अफ़गानिस्तान का मुकाबला करें तो चाइना इतना है, अफ़गानिस्तान इतना है। तो इतने अफ़गानिस्तान से हमारी जब इतनी ट्रांजिट ट्रेड की मद में हमारी आमदनी होती है, तो हम इस दायरे कार में दूसरों को भी शामिल कर सकते हैं ना भाई। देखें, बिल्कुल ठीक है। अब मैं यहाँ से अगर 10 मील दूर जा रहा हूँ और फिर आपको भी उसके पास काम कोई चीज़ भेजनी है, कहेगा ये, तो आपने मुझे पकड़ा दिया, वहाँ जा रहा हो, ये दे दो, मैं तो वैसे ही जा रहा हूँ, मैं तो वैसे ही दे दूँगा, मेरा तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, आपका बड़ा काम हो गया हल। तो चाइना में अगर हम जब ये राहदारी की सहूलत वो चाइना वाले ले रहे हैं, तो हम राहदारी की सहूलत सेंट्रल एशियन स्टेट्स को भी फराहम करें। अब आप देखें कि मॉस्को के साथ हमारा एग्रीमेंट हुआ है, 4 दिन पहले उज़्बेकिस्तान वाले आए थे, उनके साथ एग्रीमेंट हुआ है। तो हम एक अफ़गानिस्तान से एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 20 से 22 करोड़ रुपए की महीने की राहदारी पाकिस्तान कमाता है। तो अगर एक मुल्क से हम 20 से 22 करोड़ रुपए कमाते हैं, तो वो 6 मुल्कों से हम कितनी कमाएंगे, 120 करोड़। अभी मैंने चाइना को शामिल नहीं किया, चाइना अकेले 120 करोड़ रुपए का है। तो भाई ये जो हमने जितना उधार लेके जो बनाया है ना, तो अब बात असल ये है कि देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, सेंसिटिव इशू है, मैंने कहा ना कि इस पर हम बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात पर ज़्यादा हम बात कर नहीं सकते। लेकिन बात ये है कि हमने दूसरे मुल्कों को देखा हुआ है, श्रीलंका का पोर्ट इज़ नॉट प्रॉपर्टी ऑफ श्रीलंकन गवर्नमेंट, इसलिए कि ये भी इसी तरह से बना था और इसकी फैसिलिटी के पेमेंट नहीं हुई थी, तो इट्स मैनेज बाय चाइना। ठीक है ना। और भी मोज़म्बिक में भी, कीनिया में भी इस तरह की चीज़ें हैं। अब वो क्या क्या है वो हमारा कंसर्न नहीं है। तो हम अपने कंसर्न की बात करें, तो अब हमने तो पैसा ले लिया, एग्जीक्यूशन कर दिया, तो अब रीडू ना करें। अब हम ये सोचें कि कौन से ज़राए पैदा कर सकते हैं हम कि हमारी अर्निंग में इजाफा हो और वो हम लोन में देते रहें। अभी तो आपको 100 करोड़ रुपए महीना नहीं मिलते ना। तो जब सेंट्रल एशियन स्टेट्स को अब आप मार्केट करेंगे राहदारी की सूरत, आपको जब इतने मिलने लगेंगे ना, आप बैठे रहिए, नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले नहीं मिले, ऐसे ही बैठे रहें आप, और वो उस लोन के बद में आप देते रहें। तो
आप तो भाई इंटरेस्ट की मद में इतने करोड़ों रुपए दे रहे हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? जब लोन लिया था उस वक्त 65 रुपए डॉलर का लिया था, तो आज 160 में आप वही वापस करते हैं और फिर 160 पे 30 रुपए आप उस पर इंटरेस्ट लगाते हैं, तो नहीं आज 190 रुपए देते हैं तो आपके वो 65 रुपए अदा होते हैं। तो वो 65 रुपए अदा करने के लिए आप 190 देते हैं, तो अब देने हैं, इससे हम फरार इख्तियार कर ही नहीं सकते। तो अब हमने इसकी मार्केटिंग करनी है। तब इसकी जब मार्केटिंग करनी है तो फिर हमने ये इस तरह से करना है। तो भाई अब ये जो ओबोर जिसे कहते हैं OBOR, वन बेल्ट वन रोड, तो अब ये तुर्की तक ट्रेन शुरू हो गई है। अब हम पाकिस्तान को और क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा मुल्कों को, अफ्रीका के 32 ममालिक हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी के मेंबर्स हैं 32, तो 32 ममालिक हैं, इनकी ट्रेड सिमिलरिटी है सेंट्रल एशियन स्टेट्स के साथ। ये 32 ममालिक 6 मुल्क के साथ करें तो तिजारत गवादर का पोर्ट कितना आपका कमा कर देगा। देखें, पाकिस्तान का शहर कराची बहुत बड़ा है, कराची का एक महल्ला औरंगी टाउन, ठीक है ना, बहुत बड़ा महल्ला है, पूरा सिंगापुर औरंगी टाउन के बराबर है। और 5-6 साल पुरानी फिगर बता रहा हूँ, 132 बिलियन डॉलर की उनकी एक्सपोर्ट है। पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट कितनी है? $270 में एक बेल कॉटन की बेचते हैं उनको। $270 की एक बेल में जो कपड़ा बनता है वो $2700 का बनके दुनिया में बिकता है, $2700 का। और हम खुश हो जाते हैं कि $270 कमा लिए हमने, तो वही 270 हमको देकर वो $2700 कमाता है। सही। तो ये पढ़ा लिखा दिमाग ही है ना जिसने ये काम किया है। तो और ये एक अंडरस्टूड सी बात है, गो कि आपकी भी उम्र इतनी नहीं है, मैं इस उम्र का होकर भी कहता हूँ कि मेरी भी उम्र इतनी नहीं है, लेकिन एक तो बात दुनिया मानती है, हमने भी सुनी है, आपने भी सुनी है कि तालीम का सिलसिला वहाँ पे बड़ा अच्छा था जब हम जानते थे हमारा मुल्क था। तो भाई वही तालीम है जो आज आपको ये शऊर दे रही है। तालीम आपको क्या देती है? शऊर देती है। फिर शऊर से आप जो फ़ायदा उठाते हैं वो आपने किताबों में नहीं पढ़ा हुआ होता। कहीं उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा कि रुई के एक आप बेल ले लो कॉटन की, ये नहीं पढ़ा होगा। उन्होंने जो भी पढ़ा है ये शऊर से काम होता है ना। तो सर, जो ताजिर बरादरी है वो ये हमने ये कहते सुना है बहुत ज़्यादा डिफरेंट फोरम्स पे, सोशल मीडिया के ऊपर हमने देखा है, वो ये कहते हैं कि चाइना के CPEC में आने से जब चाइना की जब तिजारत यहाँ से शुरू होगी तो जो पाकिस्तानी ताजिर हैं या जो पाकिस्तानी बिजनेस हैं उनका तो बिल्कुल वो रोल अप हो जाएंगे, वाइंड अप हो जाएंगे, क्योंकि जो अभी ये इतना सब कुछ करने के बावजूद उनकी जो कॉस्ट है वो यहाँ की लोकल मार्केट से सस्ती चीज़ें दे रहे हैं। हमने ये देखा है, हमने इसको विटनेस भी किया है। तो अगर जब ये मज़ीद चीज़ उनको जब ईज़ मिल जाएगा, सस्ता हो जाएगा, तो क्या हमारी लोकल प्रोडक्ट्स जो हैं वो उनकी प्राइस को मीट कर सकेंगी या नहीं कर सकेंगी? मैं आपको इसका बड़ा अच्छा जवाब देता हूँ। देखें, चाइना सस्ता सामान बना रहा है, हमें अपनी लोकल चीज़ों से ज़्यादा सस्ता चाइना का मिल जाता है। मैंने जो इस वक्त जूता पहन रखा है ना, मुझे याद है आज से 4 साल पहले मेरा बेटा जूता दिलाने के लिए मुझे फिर रहा था और कोई 7-8 हज़ार से कम मिल नहीं रहा था। तो मैंने वहाँ पे एक साहब को देखा, वो जूता खरीद के जब पेमेंट कर रहे थे तो उन्होंने 2800 रुपये पे किए। मैंने जूता उनका देखा, 2800 रुपये देखा। मैं कहा भाई बात सुनो, एक मुझे भी बता दो। उसने मुझे बताया, मैंने पहन के देखा, मेरे साइज़ का है ये। इस वक्त मैंने वो जूता 4 साल पुराना पहना हुआ है और ये जूता मैंने 2200 रुपये में लिया। अब वो हमारे बेटे साहब देख रहे हैं हैरान और परेशान कि भाई मैं 9000 से कम कोई नज़र नहीं आ रहा, ये 2200 का लेकर आ गए। तो अब आज 2021 में मैं बैठा हूँ, वही जूता पहना हुआ है मैंने इस वक्त, और वो जूता 2200 रुपये का मैंने लिया था। चल रहा है वही। तो इसमें प्लानिंग का फुकदान है, इसमें ज्यादा कमाने की लालच है या क्या है? नहीं, देखिए प्राइस कैसे कम होगी? देखिए प्राइस कम जो होगी ना, एक तो हमारे पास ये है कि स्ट्रिक्ट कंट्रोल होना चाहिए। ये हमारी मोनोपोली कंट्रोल अथॉरिटी और ये कंज्यूमर एसोसिएशन और ये सबको देखना चाहिए कि प्राइस पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल। और फिर मार्केटिंग जो है ना, कोई भी शख्स 100 रुपये की चीज़ बना के जो है ना वो 90 रुपये में नहीं बेचेगा, उसको भी इस पैसों में भी मुनाफा मिला है, तभी उसने किया है काम। तो आप
अपनी प्रोडक्शन का वॉल्यूम को बढ़ाएं, आप अपने नई मार्केट तलाश करें। आपको सुन के हैरानी होगी कि पाकिस्तान की पूरी तिजारत में 80% ऑफ पाकिस्तान ट्रेड इज कैरिड आउट विद ओनली 20% कंट्रीज, और 20% ऑफ इंटायर पाकिस्तान ट्रेड इज कैरिड आउट विद रिमेनिंग 80% ऑफ द कंट्रीज। तो भाई आपको कोई चीज़ बेचनी है, ये मैंने आपको दिया, आप मुझे इसके पैसे दीजिए। ठीक है, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि आप गोरे हो या काले हो, मुझे आपने मेरे पैसे दे दिए, आप जैसे भी हो। तो हमारे पास अफ्रीका हमारा अनटैप पड़ा है भाई, जहाँ इंसान रहता है वहाँ इंसानी ज़रूरियात हैं। हमको मार्केट, अमेरिका की मार्केट चाहिए। मैं मानता हूँ अमेरिका की बड़ी कंज्यूमर मार्केट है, ठीक है ना, लेकिन क्या दूसरे इंसान के बच्चे नहीं हैं जिनको चीज़ की ज़रूरत नहीं है? हमारा ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका, ये न्यूजीलैंड और ये तस्मानिया, जमैका, ये खाली क्यों है? यहाँ पे इंसान बसते हैं, उनको भी चावल खाना है, उनको भी कपड़ा पहनना है। भाई ठीक है, कपड़ों का डिज़ाइन मुख्तलिफ है ना। हमारे पास पाकिस्तान में मार्केटिंग की तालीम को ज़रा कॉमन करें, और जो चीज़ एक मैं आपके तवज्जुह से हुकूमत पाकिस्तान को भी मैं सजेस्ट करना चाहूँगा कि देखें, एक सिंपल सी मैं आपको बात बताऊँ कि मतलब ये मैं ऐसी बात बता रहा हूँ कि मैं खुलेआम कैमरे के सामने बैठ के दावा कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के सिफारतकार जो बाहर हैं वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। पाकिस्तान के सिफारत खानों में कमर्शियल अटैचीज़ होते हैं, तो पाकिस्तान की तिजारत को मार्केट करते हैं। तो भाई पाकिस्तान की मार्केटिंग करने के लिए कोई एक भी ऐसा नहीं है जो इंटरनेशनल मार्केटिंग पढ़ा हुआ हो। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रहा कि जाहिलों को भेज दिया। भाई कोई अगर फिजिक्स में किसी ने मास्टर्स किया, मैं कहता हूँ PhD किया हुआ है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केटिंग का वो ज़ीरो है, ठीक है ना। मेडिकल डॉक्टर है, और कई ऐसी ख़वातीन कमर्शियल अटैचीज़ हैं जो यहाँ से मतलब ऑफ द रिकॉर्ड वाली जो ट्रेड होती है ना वो करती हैं। और ये मैं 4 जोड़े रिचर्ड सलवार के दुल्हन के जोड़े बना दिए, वो वहाँ से उन्होंने पैसे दे दिए, तो उन्होंने इनको दे दिए, वो रख लिए। तो भाई जो बैंक के ज़रिए ऑफिशियल पैसा नहीं आया, तो आप 10 करोड़ रुपये लेकर आए, वो बेकार है। ये तो हुंडी हवाला हो गया ना। तो हम पाकिस्तान का जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जो पाकिस्तान की बहुत बड़ी दौलत हैं, जो दुनिया के दूसरे मुल्कों में बसते हैं ना, ये हम उनको समझते हैं कि पाकिस्तान छोड़कर भाग गए। अरे भाई वो पाकिस्तान के लिए नेमत है, पाकिस्तान के लिए दौलत है। उनको तो हमने बना दिया, धुतकार दिया। आप उनको पूरा शेयर दें, भाई आपका घर है, आपकी मर्जी है, आप जैसे मर्जी करें। जितना पैसा हमको वो लोग भेजते हैं, मैं आपको बताऊं कि ये जितना भेजते हैं ना वो 40% भी नहीं है असल का। हमें जो UAE से जो पैसा आता है, तो यूँ समझ लें कि 100 रुपये आने हैं तो हमें 40 आते हैं, 60% ऑफ द रिकॉर्ड आते हैं हुंडी हवाले के ज़रिए। आप उसको भी लीगलाइज कर दें, पाकिस्तान दौलतमंद हो जाएगा, वो भी दौलतमंद हो जाएगा। तो हम लीगलाइज करें, और लीगलाइज करने के लिए देखिए मैं आपको बताऊं, कोई भी पाकिस्तानी बड़ी अच्छी इंसाइट्स आप शेयर कर रहे हैं। चोरी कोई करने का मूड नहीं है किसी का, कोई नहीं चाहता। वो बहाने से मजबूरी करता, कहता है यार अब मैं छुट्टी लूँगा, फिर जाऊँगा शहर, बैंक में जाऊँगा, फिर वहाँ पे लाइन में लगूंगा और वहाँ पे ये काम करूँगा। तो वो जो भी उसको मिलता है हुंडी वाले वाला, वो तो कहता है लो भाई पैसे लो। तो शाम में फ़ोन आया था घर से, पैसे मिल गए। तो भाई हमारे बैंक वाले मोबाइल बैंकिंग शुरू करें, और किस दिन तनख्वाह मिलती है, किस फैक्ट्री में कितने मजदूर काम करते हैं, यहाँ गए, तुम्हारा घर किधर है, बन्नू में है, इधर है, नौशेरा में है, रत्तो डेरों में है, कहीं भी है। वो बैंक का काम, मोबाइल बैंकिंग का, गाड़ी में जाए और वहीं पर काम करे, उस दिन काम करे। और वो चोरी करना, गैर कानूनी काम करना, ये सब बहालत मजबूरी होता है वहाँ पर। तो उसकी सहूलियत आप देखिए, मार्केटिंग है क्या? मार्केटिंग में एक सब्जेक्ट होता है कंज्यूमर बिहेवियर। आपको ये स्टडी करना पड़ता है कौन सा शख्स किन हालात में क्या काम करता है, क्या चीज़ पसंद करता है, और आपकी जो चीज़ पसंद की गई है किन हालात के बिना पर ये की गई है, और अगर कि नापसंद की गई है तो किन हालात में। ठीक है, तो आप उस चीज़ की स्टडी करें। पैसे कब बेचते हैं? जब तनख्वाह मिलती है। अब एक चावल की ही मिसाल अगर मैं आपको दे दूं, फैक्ट्री में एक कमरे में 6-6, 8-8 लोग रहते हैं, आधे ड्यूटी पर जाते हैं तो आधे वहाँ पे सोते हैं। तो इस तरीके से वो करते हैं। अब क्या वो उस लेवल का कमाने वाला, क्या वो सबके लिए खाना बनाएगा? अरे अगर सबके लिए खाना बनाएगा तो उसकी सारी कमाई तो यहीं चली गई, तो वो अपने हिस्से का अलग पकाएगा। तो भाई 1 घंटे का जो टाइम मिलता है लंच का, क्या 1 घंटे में आप नमाज पढ़ लोगे और पका लोगे और खा लोगे? नहीं मुमकिन है। तो इसीलिए UAE में चावलों की एक्सपोर्ट पार बॉइल्ड हो गई है कि अब वहाँ पे
चावल चाहिए तो कितने चावल आपको मिलते हैं पैकेट? 200 ग्राम के। एक आदमी एक वक्त में एवरेज 200 ग्राम खाता है, तो 200 ग्राम चावल की पैकिंग होती है। और 1 बजे अगर टाइम है लंच का, तो फैक्ट्री की गेट पे दुकान वाला ये 1:45 बजे माइक्रोवेव ओवन में डालता है, घुमाता है, वो पॉपकॉर्न की तरह सब बड़े हो जाते हैं। ताज़े चावल उधर आता है, फाड़ता है थैली और आपके खाने के लिए चावल तैयार। तो आप सहूलत दें, लोग आपके पास चल कर आए। बिल्कुल ठीक है। जो एक चीज़ कही जा रही है कि सी पैक बनने के बाद पाकिस्तान को इसलिए भी फ़ायदा नहीं होगा कि चाइनीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में आ जाएंगे और उनसे वो काम लेंगे, वो अपने लेबरर्स भी खुद लेके आएंगे। इस बात पे कुछ सदाकत है? देखें, मैं आपको एक बात बता दूँ कि आपकी बातें सही हैं, वो लेबर लेकर आए हैं और उन्हीं की ट्रक्स आ रही हैं जो सामान लेके जा रही हैं। ठीक है। एज ऑफ नाउ पाकिस्तान में एक जो है ना एसोसिएशन है पीफा के नाम से, PIFFA, पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डर्स एसोसिएशन जी। तो एज ऑफ नाउ पीफा के हिसाब से पाकिस्तान का कोई फ्रेट फॉरवर्डर एंगेज नहीं है इसमें काम में, तो पाकिस्तान के लेबर को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। बिल्कुल ठीक, कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है, मैं मानता हूँ, लेकिन क्या हम इसी तरह से बैठ जाएं? बात दरअसल ये है कि हमारे जो एग्रीमेंट्स हैं कि जब तक हम उनको लोन को पे बैक नहीं करेंगे, चाइना वाले अपने ट्रकों में आकर सामान लेके जाएंगे, उनके लेबर काम करेंगे। बिल्कुल ठीक। बात सिर्फ ये है कि अभी हम इसको कुछ छेड़ यूँ नहीं सकते कि बनाया उन्होंने है, पैसा उनका है, लेकिन ये पैसा हम पर उधार है। जब ये पैसा हम दे देंगे फिर उसके बाद हमारी मर्जी होगी। ठीक है, ठीक है ना? फिर उसके बाद तो आपकी सजेशन के मुताबिक, मेरे सजेशन के हिसाब से ये है कि भाई ये चाइना की ट्रकें आगे जो चाइना का सामान ले आती हैं, अफगानिस्तान का और सेंट्रल एशियन स्टेट्स का तो नहीं, चाइना नहीं लेके जाएगा ना, आप उन्हें इन्वॉल्व करें, इसको मार्केट हम करें। बिल्कुल ठीक है। तो वो पैसे हमें मिलेंगे, वो पैसे हम लोन पे दें, तो लोन के पैसे हमारे जब कम होंगे, जब लोन पे बैक होगा, उसके बाद हम चाइना को कहें भाई अब पाकिस्तान पे आपको आपका सामान आपके काश्मीर की सरहद पे मिल जाएगा, खत्म। तो फिर चाइना का मैं कहता हूँ ना कि 20 करोड़ रुपए अगर एक मुल्क से मिलते हैं तो सेंट्रल एशियन स्टेट्स के 120 करोड़ मिलेंगे, 120 करोड़ रुपए उनसे मिलेंगे, तो अकेले चाइना के 120 करोड़ रुपए मिलेंगे आपको। तो फिर उसके बाद फिर आपके फ्रेट फॉरवर्डिंग इंडस्ट्री पाकिस्तान में ऐसे तरक्की नहीं करेगी, वो ऐसे तरक्की करेगी कि जब 6 मुल्क ये, 7 ये, अब रूस आ गया आपके साथ, उज्बेकिस्तान आ गया आपके साथ, तो फिर अब आप, और अभी एज ऑफ नाउ मैं कोई पॉलिटिकल फेवर की बातचीत के हटकर कह रहा हूँ मैं कि लोन पे बैक करने में हम बहुत अच्छे जा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पे बैक, हम इसी रफ्तार से चलते रहे, बल्कि और सी पैक की मार्केटिंग करने के बाद इसके स्पीड अप करें हम और ज़्यादा। तो हम जब लोन पे बैक कर लेंगे ना, जिसे कहते हैं ना कि कल का करता आज हो जाए, तो फिर क्या होगा? फिर उसके बाद पोर्ट की 100% मैनेजमेंट, 100% इनकम हमारी, और लॉजिस्टिक विद इन बाउंड्रीज ऑफ पाकिस्तान हमारा। तो फिर पाकिस्तान में वो लोग अरे गहरे जो फ्रेट फॉरवर्डिंग की बिजनेस से नहीं है, वो भागे आएंगे। अच्छा, ये आपने जो कुछ बताया ये सब तो एक गवर्नमेंट लेवल पे पाकिस्तान को एक फ़ायदा होगा। अगर मैं एक पाकिस्तानी हूँ, अगर मैं एक बिजनेसमैन हूँ, या मैं बिज़नेस की तरफ आने का सोच रहा हूँ, मैं छोड़ देता हूँ अभी कि जो एग्जिस्टिंग ताजिर बरादरी है उसको क्या चैलेंजेस हैं या उन्हें क्या सोचना है। मैं अगर एक पाकिस्तानी हूँ, मैं एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आना चाहता हूँ, मैं सी पैक से किस तरह फ़ायदा उठा सकता हूँ एक इंडिविजुअल? देखिए, सी पैक में एक जो बड़ा अच्छा फ़ायदा हो रहा है ना, वो ये है कि इससे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप हो रही हैं, और ये जो डेवलप हो रही है ना, ये ऐसे ऐसे सेक्टर्स में हो रही हैं कि भाई मेरा तो बैकग्राउंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स का है, मैंने तो हज़ारों लोगों को कारोबार करवाया है सब, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ इतनी है कि मेरी भी सोच की रसाई वहाँ तक नहीं पहुँची, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अच्छा, देखिए, मैं ये कोई खुदा खास्ता अपनी बड़ाई नहीं कर रहा मैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अदर्स मेरा बैकग्राउंड बिजनेस कमिटी का है, इंटरनेशनल मार्केटिंग का है, तो एज़ कम्पेयर टू एक नॉर्मल पर्सन इस सेक्टर के बारे में मैं ज़्यादा जानता हूँ। ठीक। तो मैं कह रहा हूँ कि मेरी भी सोच की रसाई वहाँ तक नहीं पहुँची इतनी बार। तो पाकिस्तान में जो फौरी तौर पर ज़रूरत है ना, ये चाहिए एक तो फेडरेशन पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, और फिर रीजनल चैम्बर्स को, और ये बिजनेस स्कूल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़। तो अब इन यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए कि इनक्यूबेशन सेंटर्स बनाएं, चैम्बर्स के साथ मिलकर, यूनिवर्सिटीज़ के साथ मिलकर बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर्स बनाएं। देखें, पाकिस्तान में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उस तेज़ रफ्तारी के साथ नहीं बढ़ रही हैं जिस तेज़ रफ्तारी के साथ यूनिवर्सिटीज़ की तादाद बढ़ी है। यानी जब मैं पढ़ा था उस वक्त
मुझे याद है कि कराची में अगर IBA में आपको एडमिशन मिला तो MBA में दाखिला हुआ, वरना भूल जाइए MBA करना। डाउ मेडिकल में एडमिशन हुआ तो आप डॉक्टर बने, वरना भूल जाइए। आज शहर कराची में 11 मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, ठीक है ना। आज शहर कराची में बेहिसाब बिजनेस स्कूल्स हैं। अब BBA MBA करके लोग निकल रहे हैं, तो क्या कोई आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इतनी बढ़ रही हैं पहले के मुकाबले में? नहीं बढ़ रही हैं, साफ सीधी बात है। तो बच्चे, हमारे बच्चे हमको उठाकर देखेंगे और कहेंगे आप तो बहुत कहते थे कि अच्छा पढ़ोगे तो अच्छी नौकरी मिलेगी, लाओ दिलाओ में नौकरी। अगर मैं सिर्फ होटल मैनेजमेंट की बात करूं तो पाकिस्तान में कराची सबसे बड़ा शहर, कराची कारोबारी शहर, आखिरी 5 स्टार होटल 35 साल पहले बना था, और पूरे 5 स्टार होटल्स में मिला के कमरे 1000 नहीं है। अब मैं किसी और मुल्क के साथ कंपेयर नहीं कर रहा, किसी दूसरे मुल्क में जाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां शहर भी निकल पे आप आएंगे ना, तो उनमें 70-75 5 स्टार होटल्स हैं। तो अब आप बताइए कि पाकिस्तान का नौजवान कोई अगर होटल मैनेजमेंट पढ़ता है तो उसे जॉब की अपॉर्चुनिटी है, नहीं है? नहीं है। तो क्या हम कहेंगे ये पढ़ाई ख़त्म कर दो? नहीं, हमको अपॉर्चुनिटीज डेवलप कराना है। बिल्कुल ठीक है। हम यहाँ पर एक्सपैट्रिएट्स इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएं। इंक्यूबेशन सेंटर्स में ये सारी ट्रेड एसोसिएशंस को हम मैंडेटरी करें। सर, इंक्यूबेशन सेंटर्स बने हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली उनका या तो कनेक्शन नहीं है या अप्रोच वाली नहीं है। एक कानूनी तकाजा पूरा करने के लिए डॉक्यूमेंटेशन में चीज़ों के होने से कुछ नहीं होता, अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नुम भी। तो अमल क्या हो रहा है? इंक्यूबेशन सेंटर के डायरेक्टर को पता नहीं कि मेरा असल काम क्या है। नौकरी मिल रही है, पहली तारीख को तनख्वाह मिल रही है, ख़त्म, बस ये है। और वो उनको यूनिवर्सिटीज़ को चाहिए, हायर एजुकेशन कमीशन को दिखा दिया, ये देखो ऑरिक है, ऑरिक बनता है ना, ORIC, ऑफिस ऑफ रिसर्च इनोवेशन एंड कमर्शलाइजेशन। अरे भाई, शहर कराची की 25 यूनिवर्सिटीज़ में डायरेक्टर ऑरिक हैं, हर चैम्बर में, हर ट्रेड एसोसिएशन में ऑरिक है। सबकी ट्रेड के डायरेक्शन इधर 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 है। 2 लोगों की रिसर्च को मिला के देख लें, एक का फिगर 1 है, एक का फिगर 1 है। अरे भाई, चीज़ एक है। पाकिस्तान में शर्ट्स कितने बनते हैं साल में? वो एक 1 लाख बताएगा, एक 2 लाख बताएगा, एक 10 लाख बताएगा। मतलब किसकी बात सही है? किसी एक की तो सही है, लेकिन मैं कैसे मानूंगा कि इसकी बात सही है? कोऑर्डिनेशन नहीं है। कोऑर्डिनेशन करें चैम्बर्स के साथ, इंडस्ट्री और एकेडमिक का लाजमी है। हमारे पास ये नहीं है। इंक्यूबेशन सेंटर्स बनाएं, सारी ट्रेड एसोसिएशंस को करें, भाई मैं ये बच्चे को लेकर आ रहा हूँ, ये बच्चा जो है मेरा इंक्यूबेशन सेंटर में रहेगा और ये राइस एक्सपोर्ट की बिजनेस करेगा। राइस एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन को हम बताएं कि आपको लाइसेंस रिटेन करने के लिए 5% ऑफ योर ऑर्डर्स आप हमें देंगे। वो 5% ऑर्डर्स मैं इन बच्चों को दूंगा, फिर उनका नुमाइंदा ले जाके, चैम्बर का नुमाइंदा ले जाके इनको बताएगा कि ऐसे LC खोलते हैं, ऐसे कंपनी रजिस्टर करते हैं, ऐसे लॉजिस्टिक कंपनी से बात करते हैं, और 6 महीने तक 2 प्रोसेस ये गुजार दे। 6ठे महीने के बाद उनको निकाल दो, जाओ आप अपना दफ्तर लो और बैठ जाओ। हर साल आपके 100 नए एक्सपोर्टर्स यूनिवर्सिटी डालेंगी आपको। बहुत अच्छी इंसाइट्स आपने शेयर किए हैं। एक आखिरी सवाल, मौजू से थोड़ा हटके है, मेरी अपनी एक ऑब्जर्वेशन है कि दुनिया में जो है वो जो ट्रांसपोर्ट के लिए मीन्स इस्तेमाल किए जाते हैं, उसमें यकीनन सबसे बड़ा ज़रिया जो है वो इंटरकॉन्टिनेंटल, अगर हम देखें तो वो बहरी रास्ता है। उसके बाद ट्रेन का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान में ट्रेन का इस्तेमाल बहुत महदूद है और प्रेफरेंस जो है वो रोड को दी जाती है। ये सही अप्रोच है, गलत अप्रोच है, और अगर है तो इसका हल क्या है? देखें, मुझे नहीं पता, डिस्पाइट ऑफ ऑल दीज सिंस कमिटेड बाय अस, अल्लाह ताला हम पे इतना मेहरबान है, इतना मेहरबान। बेशक ये यकीनन ये एक ऐसी बात अभी सर ने कही है कि जिसको मैं भी सोचता हूँ कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, इतना गुनाहगार होने के बावजूद, इतना सब कुछ नॉन प्लानिंग और विदाउट कोऑर्डिनेशन चलने के बावजूद पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने एक ऐसी बरकत रखी है कि पाकिस्तान फिर आकर IMF के कर्जे चुका देता है, फिर गिर जाता है, फिर चुका देता है। तो वाकई प्लीज़ कंटिन्यू करें। इसमें मैं अब आपको एक बात बताऊं कि जो पाकिस्तान की जड़ों को जो चीज़ काट रही है ना, वो ये फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट माफियाज। ठीक है, वो माफियाज हैं जो बर्बाद करते हैं। अब वो माफिया किन किन लोगों के, डेफिनेटली मैं इस प्रोग्राम में करके अपनी शामत को बुलाना नहीं चाहता कि वो माफिया को मैं पॉइंट आउट करूं, लेकिन उन माफिया का काम ये, मुझको पैसे मिल रहे हैं, मुल्क को नहीं मिल रहे, भाड़ में जाए मुल्क,
मुझको मिल गए मेरा काफ़ी है। तो ये वाली सोच पे जो आजकल काम हो रहा है ना, लड़ाई झगड़े जो चल रहे हैं ना, सारी दुनिया किसी एक शख्स को जो बुरा भला कह रही है ना, वो इसीलिए कह रही है कि वो शख्स ने उनकी दुखती रख पे पाँव रखा हुआ है, उनकी रोज़ी पे रखा हुआ है। तो ये हम जो कर रहे हैं पाकिस्तान में, आपको ये सुन के हैरानी होगी, देखें कि पाकिस्तान में दरियाई रास्ते से आपको पता है मामूली सा इन्वेस्टमेंट करना है। हमारे पास जो सबसे चीज़ है ना, हम सियासत को जो इतनी अहमियत देते हैं ना, 18वीं तरमीम पाकिस्तान में एक नेवी की रिसर्च की हुई फिजिबिलिटी रिपोर्ट मौजूद है इनलैंड वाटरवेज की। आप सामान समंदरी रास्ते से आया हुआ ये दरियाई रास्तों से अटक तक भेज सकते हैं। तो भाई अटक का मतलब है केपीके में पहुंच गया सामान जी, तो वहाँ से चाइना के बॉर्डर तो 1 दिन का फासला है, ठीक है ना। तो अगर ये जाता है तो कराची से ट्रक ओनर्स एसोसिएशन के फिगर्स के मुताबिक 15 से 18 हज़ार ट्रक्स रोज़ाना निकलती हैं, और वो उनकी लैंग्वेज में जैसे कहते हैं ना 22 व्हीलर्स, 22 पहिया ट्रक। तो इसको 15,000 से मल्टीप्लाई करें आप तो 8,20,000 पहिए घूमते हैं। तो आप दानिशमंदी का सामान करें और कुछ इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करें, और इनलैंड वाटरवेज को डेवलप करके सामान की नकलो हरकत जितनी भी है इनलैंड वाटरवेज से करें। आपके 8.5 लाख पहिए जो घूमते हैं रोज़ाना, इनकी बचत हो जाएगी, कितनी पेट्रोल की बचत हो जाएगी, और सड़कें पूरी खाली हो जाएंगी आपके टूरिज्म के लिए। ठीक है। तो हम ये दानिशमंदी करें तो इन चीज़ों से हमें फ़ायदा है पाकिस्तान का, और इसकी वजह से जो है हमें ये काम करना है। तो हम दानिशमंदी से, अगर पढ़ी लिखी सोच से हम काम करें तो पाकिस्तान के बाद दरिया रास्तों को डेवलप करें। अब नहीं क्यों करते हैं हम कि वो जी 18वीं तरमीम में दरिया जो है सूबाई मामला है, तो पंजाब ने कर दिया, सिंध ने नहीं किया। अरे भाई 18वीं तरमीम मतलब, अब मैं वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा कि भाई 18वीं तरमीम क्या है, आइन है, ये क्या है। अरे भाई हम तो सिर्फ एक कुरान वो चीज़ है जिसमें हम कुछ नहीं कर सकते तरमीम, बाकी चीज़ें क्या हैं, किसने बनाई है, मैंने आपने बनाई है। तो भाई मेरे आपकी मुकाबला कुरान के मुकाबले में हम करें, नाउज़ुबिल्लाह हम कर ही नहीं सकते। हम कुरान को कुछ नहीं कर सकते, ज़ेर ज़बर में भी हम तब्दीली नहीं ला सकते, लेकिन आइन में तो ला सकते हैं। माशाल्लाह डॉक्टर अतहर अहमद साहब, बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स शेयर की हैं, और यकीनन जो इंसाइट्स हमें मिली हैं, मैं चाहूँगा कि हम डॉक्टर साहब के साथ कुछ मज़ीद प्रोग्राम्स करें और कुछ ऐसी इंसाइट्स, कुछ ऐसे मशवरे शेयर करें जो कि पाकिस्तान नेशन के लिए, पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं, और जिन पर अमल करके हम यकीनन उन मुल्कों की सफ़ में आगे खड़े हो सकते हैं जो आज लोगों के लिए एग्जाम्पल हैं। तो बेशक हमें सोचना होगा, बजाय इसके कि हम नेगेटिविटी को सुनकर अपनी हिम्मत हारते रहें। मैं जो आज डॉक्टर साहब ने जो बातें शेयर की हैं, यकीनन हमें उस तरफ सोचने की ज़रूरत है, और हमें उन नुकसानों का इजाला करने के लिए जो अब तक हम झेल चुके हैं, उनका इजाला करने के लिए हमें कुछ नए विजन के साथ आना होगा। इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हमें ऐसी सोच पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। काजी नोमान मुजाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।